नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, राजनीति में कुछ आजकल ऐसा हो रहा है जैसे अक्सर आर्म फोर्सेस में होता है। युद्ध के मैदान में एक शब्द यूज किया जाता है, कवर फायर या कवरिंग फायर होता है। भागवत जी मोदी को कवरिंग फायर दे रहे हैं, फायर को कवर कर रहे हैं, या कवरिंग नोट भी कह सकते हैं उसको। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है कि भागवत मोदी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और एक इस किस्म का संदेश दे रहे हैं कि जहां वो कुछ भाषण देने की या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो संदेश कुछ इस किस्म का है कि उनके कुछ वर्ड, जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है। 10 साल से राज्य में शांति थी, अचानक से कला कार्रवाई होने लगी। मणिपुर जल रहा है, त्राही 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 कर रहा है, उस पर कौन ध्यान देगा? इसको प्राथमिकता से सुलझाया जाए। तो उससे पहले नड्डा ने कहा था कि शुरू में हम अक्षम थे, आज सक्षम है, आरएसएस की जरूरत थी, अब उसकी जरूरत नहीं है। कई डायलॉग निकल कर आए हैं। मुझे लगता है कि शायद चीजों को साइड ट्रैक करने की कोशिश हो रही है। एक किस्म से जिसको एक हिंदी वर्ड आता है या उर्दू वर्ड आता है, जिसे कहते हैं नूरा कुश्ती। ये नूरा कुश्ती हो रही है और बहुत सारे लोगों को भटकाया जा रहा है कि भागवत ने एक बहुत बड़ा अटैक कर दिया है, खासतौर से मोदी के ऊपर। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। दोनों सांप्रदायिक हैं, दोनों एक हैं, दोनों का उद्देश्य हिंदू राष्ट्र है और दोनों में कोई मतभेद नहीं है। ऑर्गेनाइजर में एक लेख आया है रतन शारदा का, उसने भी कहा गया कि शायद कुछ लोग आरएसएस के ऐसे थे जिनके साथ बीजेपी ने संपर्क नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है वो भी एक कैमोफ्लैज है। उसी कड़ी के अंदर जो भागवत लेके आए हैं, उसी कड़ी में ऑर्गेनाइजर का लेख भी कैमोफ्लैज है। कुछ चीजें कह के कुछ चीजें छुपाने की कोशिश की जा रही है और हमें महसूस होता है कि आरएसएस सक्रिय था। ऐसी बात नहीं कि नहीं था। अगर सक्रिय बिल्कुल भी नहीं होता तो फिर तो उनकी 240 सीटें आती भी नहीं थी इतनी बुरे हालात के अंदर। तो मैं ये समझ के चलता हूं कि डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है भागवत के द्वारा, और एक्चुअली उनका यही काम होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब पूरी परिस्थितियां इनके फेवर में होती हैं, पूरी की पूरी, तब इनका रूप कुछ और होता है आरएसएस का, और जब स्थितियां थोड़ी सी विपरीत होती हैं तो तब इनका जो आचरण होता है थोड़ा सा अलग हो जाता है। और ये सारे के सारे एक किस्म से कहा जाए कि टैक्टिकली फॉरवर्ड जाना या टैक्टिकली रिट्रीट होना, इसको आप इस रूप में देख सकते हो। इन एक्चुअलिटी जो कहा जा रहा है और जो छुपाया जा रहा है, वो दोनों में बहुत अंतर है। कम से कम उस अंतर को पढ़ने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि जो लोग उसको सीधा स्ट्रेट फेस के ऊपर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उस स्टेटमेंट को, शायद शायद उन्हें उसके ऊपर दोबारा सोचने की जरूरत है कि यहां कहा कुछ और जा रहा है और किया कुछ और जा रहा है। कहीं पे निगाहें हैं, कहीं पे निशाना है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंजाब से मोहम्मद खालिद साहब हैं और पंजाब से ही अजय शुक्ला जी हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ वीरेंद्र सिंगर जी उत्तराखंड से, सर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश से सुनील शुक्ला जी इलाहाबाद से, सर आपका स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद हमारे मित्र फिर वापस आए हैं गुजरात से, हिमांशु भयानी जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हिमांशु जी, आज आपसे ही बात कर लेता हूँ। पहले आपसे जब पहले बातचीत हुई थी तो आपने कुछ एक नई पिक्चर निकाल के दी थी उसमें, कि अर्थ जो निकाले जा रहे हैं वो नहीं है, हो कुछ और रहा है, बताया कुछ और है। ये क्या राजनीति में हो क्या रहा है अल्टीमेटली सर? आपको आपको क्या लगता है? लेकिन पैनल आज बड़ा है तो मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, 7 से 8 मिनट के अंदर अपनी टिप्पणी समाप्त कर लीजिएगा। मेरा हाथ उठेगा तो प्लीज उसको जरा मानकर 7 से 8 मिनट में कंप्लीट करिएगा। बड़ा पैनल आज हमारे पास। हिमांशु जी। देखिए, जो बात मैं समझता हूँ, जहाँ तक जिस तरीके से वोटर टर्न अराउंड जो है वो घटा है, उसमें जिस तरीके से पूरा का पूरा जो मतलब निर्णय आया है, जिस तरीके से राजनीति में इस बार 7 चरण में आप चुनाव करवाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा का पूरा आपकी तरफ झुका हुआ है, सत्ता में जो लोग बैठे थे उनके तरफ आंकड़े मैनिपुलेट किए जाते हैं और उसमें एक बॉर्डर लाइन केस बिल्डअप किया जाता है। और बॉर्डर लाइन केस भी मतलब उस तरीके से बिल्डअप किया जाता है जहां पे आप देखें तो अगर आप सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो उसमें आप यही बताएंगे। मतलब एक ट्विटर स्पेसिस पे मैंने हिस्सा लिया था, वहां पे मैंने यही बात रखी थी चुनाव परिणाम के अगले दिन।
कि जो एग्जिट पोल्स आए वो बिल्कुल मतलब मैनिपुलेटेड थे, उसमें कोई तथ्य नहीं दिख रहा था जिस तरीके से ग्राउंड पे से जो रिपोर्ट आ रही थी। लेकिन अगर गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तब मेरा ये सवाल था उस बेसिस में कि क्या ये मैनिपुलेट किया जाएगा वापस, जैसे गोवा में किया गया था या कहीं किया गया था, कि लार्जेस्ट पार्टी जो होगी उसके जो सीट के नंबर्स होंगे उसके ऊपर आप गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात करेंगे। और आज अगर मैं आपके भी मतलब एपिसोड्स वगैरह देखता हूं तो बात यही पे आके अटकी हुई है कि बहुमत नहीं है आपके पास, आपने शपथ ले लिया और उसके बाद आप बहुमत प्रूव करने निकले हैं। और इस बीच जो वाकये हो रहे हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप देखने जाएंगे तो, कि पिछले 10 सालों में अगर देखेंगे तो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स पे ज्यादातर टेररिस्ट अटैक हुए हैं। अभी जो हमने देखा कि जैसे ही शपथ विधि हुई हो रही थी उसी दिन सिविल सोसाइटी में हमले शुरू हो गए। आज भी कुछ डोडा में कुछ आर्मी पोस्ट के ऊपर कुछ हमले हुए हैं। तो वापस क्या ये इस दिशा में जा रहा है जहां पे नैरेटिव एक बिल्ड किया जा रहा है कि देखिए अगर ये 240 पे है या मेजोरिटी में नहीं है तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भागवत जी ने जो बातें रखी, आज तक भागवत जी कहाँ थे? पिछले 10 सालों में भागवत जी ने क्यों कोई अपनी बात नहीं रखी? तो ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये प्री इंजीनियर्ड स्पेस है, एक प्री इंजीनियर प्रोग्राम है पूरा का पूरा। जिस तरीके से जेपी नड्डा आके सीधा का सीधा बोलते हमें संघ की जरूरत नहीं है, फिर जो नैरेटिव बिल्टअप होता है उसमें संघ जिस तरीके से बातें रखता है मणिपुर को लेके, तो ये संघ मणिपुर जब जल रहा था तब क्यों चुप बैठा था? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है। आज पूरा अगर सोशल मीडिया देख लीजिए तो वही बातें आ जाती है कि देखिए इतने हिंदू मर रहे हैं, इसमें इतना ये हो रहा है, इतना वो हो रहा है। तो मणिपुर के मामले में तभी ये लोग कहाँ पे थे? क्यों ये बातें नहीं आ रही थी? तो जो हमारे सामने रखा जाता है जो चित्र, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं एक जिसको बोले एक डिसीसिव डिसीसिव तो नहीं बोल सकते वो, लेकिन वो एक तरीके से गुमराह करने वाली जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं रखी जा रही है। अगले 2 साल में मेरा बहुत क्लियरली और स्पष्ट तरीके से मानना है कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन अगर मजबूती से साथ में चलेगा तो ठीक है, और अगर अपनी बातें रखता जाएगा तो ठीक है। अगर ये 2 साल का मौका गवा दिया इन्होंने ये खुशी के जश्न में या उसमें, ये देखिए खुशी की बात नहीं है, आपको एक जनमत मिला है, आपको पब्लिक की तरफ से अभी आवाज करना है। अच्छा खासा जनमत मिला है, मतलब जो बातें आ रही थी 317 400 वो नहीं हुआ है, और एक अच्छा खासा जनमत मिला है। अगर इस जनमत में आपने पब्लिक की बातें स्ट्रांगली नहीं रखी और उस इस दिशा में चर्चाएं नहीं की तो मुझे लगता है आप एक समय गवा बैठेंगे और ये अपना नैरेटिव इस दिशा में लेके जाएंगे, क्योंकि इनके पास देखिए अभी पैसा भी है। ये जो बात कर रहे थे जिनके टेम्पो भर भर के पैसे गए कांग्रेस को, वही लोग तो बैठे थे अपनी स्वेरिंग सेरेमनी में। तो बिल्कुल। अगर आप बात कर रहे हो कि मतलब आप कहीं ना कहीं चीजों को गुमराह करते जा रहे थे, विकास के मुद्दों पे आपकी बात नहीं हो रही थी। मैं आज भी अगर मार्केट्स में देखता हूँ एक्सपर्ट्स को, तो मार्केट्स में अभी भी लोग होपफुल है मोदी 3.0 में, बट मोदी 1.0 और मोदी 2.0 गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, मतलब तो उसमें तो क्लियरली खेला था बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने का। अभी मोदी 3.0 में कोई प्रपोजल लेके आएंगे तो बिल्कुल उसका मतलब एक विरोध होने वाला है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है डेवलपमेंट की बातें होने की संभावनाएं मैं कम देख रहा हूँ। ये पूरा का पूरा जो टेन्योर रहेगा वो इसी मुद्दों पे रहेगा, जिसको हम बोलते हैं, जिसको डॉक्टर जयनारायण व्यास बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं कि इमोटिव इश्यूज, पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस आर ऑलवेज फॉट ऑन इमोटिव इश्यूज। तो मुझे लगता है ये जो टर्म है उसमें इमोटिव इश्यूज पे ज्यादा बात होगी। पॉलिसी लेवल पे मैं बहुत क्लियरली मानता हूं कि एक गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, जैसे मनरेगा स्कीम थी वो आप निकाल नहीं पाए, आपने उसका दूसरा स्वरूप करके कर दिया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो यूपीए के समय में थी वो आपने मतलब बड़े जोरों शोरों से आपने जनधन आधार मोबिलिटी का लिंक करके आपने वही कंटिन्यू रखा। तो मैं ये क्लियरली मानता हूं कि इस दिशा में कुछ होने की संभावना नहीं है। पॉलिसी लेवल पे जो निर्णय लिए जाएंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी, वो कोई आदमी नहीं लेगा, वो कोई पक्ष नहीं लेगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, जो भी बैठे 543 लोग जो बैठे हैं वहां पे संसद में वो लेंगे। तो वो निर्णय पॉलिसी लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्णय होंगे। लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में राजनीति जो है वो इमोटिव इश्यूज पे ज्यादा होगी। डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की जो बात थी वो मुझे फिलहाल बैक बर्नर पे जाती हुई दिख रही है, जो माहौल पिछले 8 दिनों में बिल्टअप हुआ है। मैं इतना जी कह के अपनी बात यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि 7-8 मिनट का जी वक्त है। जी। मैं अजय शुक्ला जी के पास आऊंगा, थोड़े समय के लिए आज जुड़े हैं, उनको कहीं जाना था, बीच में रुके, हमारे पास आए हैं।